Hello and welcome back. Today I would like to discuss very interesting play of William Shakespeare, The Tempest. इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। शेक्सपियर की अगर बात की जाए, शेक्सपियर के ग्रेट रोमांसेस, ट्रेजिक कॉमेडी, ये जो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है, ये एक ग्रेट रोमांस भी है, ट्रेजिक कॉमेडी भी है। फेयरवेल टू द स्टेज, ये शेक्सपियर के जो स्टेज के लिए फेयरवेल कहने का एक टाइम था। द पर्टिकुलर प्ले इज द ब्लेंड ऑफ मैजिक, बिट्रेयल, लव, फॉरगिवनेस एंड स्पेक्टेकल। ये वास्तव में जो इसके जो बेसिकली जो थीम्स हैं, इसमें है जादू, सत्ता, बदला और क्षमा। अगर सीन की बात की जाए तो यहाँ पर मेनली सीन है एक रिमोट एन्चेंटेड आइलैंड का, और जो दूसरा एक सीन है इट ओपन इन द सी स्टॉर्म, समुद्री तूफान के साथ एक जो सीन ओपन होता है। अगर बात की जाए तो इसको हल्का सा इलेबोरेट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं करेक्टराइजेशन और जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं उन पे जाऊँगा। कि हमें सबसे पहले समझना है कि ये जो पर्टिकुलर ये प्ले लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, ये वास्तव में दो तीन चीज़ें क्लियर करता है कि ह्यूमन लाइफ में दो तीन चीज़ें हैं। कई बार ह्यूमन पावर के पीछे भागते हैं, कई बार माया जाल के पीछे भागते हैं, लेकिन फाइनली जिस तरीके से वो कृत्य करते हैं उन्हें उसी तरह से नतीजा भी मिलता है। और एक जो सबसे बड़ी बात इसमें कही है, जो प्रॉस्पेरो है, रियल जो इसमें हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, वो प्रॉस्पेरो ही साबित होते हैं। क्योंकि फाइनली बेशक उनके ब्रदर ने उनके साथ उनको राज्य से निकाल दिया, बट फाइनली उन्होंने फिर से अपने जो भाई हैं उनको माफ़ कर दिया। तो ये सबसे बड़े जो लीडर के रूप में ये आगे आते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा इसके साथ कि इसमें कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन-कौन से इसमें इसकी समरी और थोड़ा-सा इसका इंटरप्रिटेशन, थीम्स, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्ले है। अगर मैं डिस्कस करूँ, अगर टेम्पेस्ट अगर सिंपल मीनिंग में एक तूफ़ान होता है, लेकिन तूफ़ान को अगर हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो वो एक अलग पैटर्न है। लेकिन जो इस प्ले में, इस ड्रामा में जो टेम्पेस्ट की बात की गई है, ये एक सिंबॉलिक सिंबॉलिक टेम्पेस्ट है। जो शिपरैक की स्थिति है, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कैरेक्टर्स में है, सबसे जो मेन लीडिंग कैरेक्टर हैं वो हैं प्रॉस्पेरो, फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान। आइलैंड मैजिशियन और मिरांडास फादर। मिरांडा, प्रॉस्पेरो डॉटर, काइंड, कंपैशनेट, नेव एंड आइसोलेटेड गर्ल। एरियल is a spirit servant of Prospero, born for magical command. Caliban, the son of which Sycorax, resentful of Prospero's control. Ferdinand, the son of Alonso, king of Naples, fall in love with Miranda. Alonso, king of Naples, complicit in Prospero's exile. Antonio, Prospero's brother, usurped his dukedom. Sebastian, Alonso's brother, conspire with Antonio. Gonzalo, honest nobleman. Stefano and Treniculo, comic relief, drunken, butler, and jester. Now we will move forward to the summary. If we will talk about the summary, the very first scene is ship at storm in sea. समुद्र की स्थिति है और एक शिप है जिसमें स्टॉर्म है, जो आंधी तूफान में आ रहा है। किंग अलोंसो ऑफ नेपल, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड, अंटोनियो, ये जो कुछ व्यक्ति है वो इस शिप में सवार हैं। किंग अलोंसो ऑफ नेपल, सेबेस्टियन, फर्डिनेंड एंड एंटोनियो।
और फाइनली ये कहाँ आता है? ये आता है रिमोट आइलैंड वेयर मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो लिव। मिरांडा और प्रॉस्पेरो जिस रिमोट आइलैंड में रहते हैं वो उस तरफ आ रहा है। मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो सी द शिपरेक्ड। मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो शिपरेक्ड की जो स्थिति है उसको देखते हैं। मिरांडा डिस्ट्रेस्ड, मिरांडा इससे दुखी है। प्रॉस्पेरो टेल द ओरिजिनलिटी ऑफ 12 years अगो। जो प्रॉस्पेरो है वो फिर 12 साल पहले की अपनी स्थिति के बारे में, वास्तविकता के बारे में बताते हैं कि प्रॉस्पेरो एक ड्यूक ऑफ मिलान मिलान का राजा था। डिवोट हिमसेल्फ ऑन बुक एंड मैजिक। उसने अपने आप को पुस्तकों में और जादू में खो दिया, डिवोट कर दिया। हिज ब्रदर एंटोनियो अनसर्व्ड हिम। उनके भाई एंटोनियो ने ही उन्हें राज्य से निकाल दिया। प्रोस्पेरो बाय द मैजिक टोन द स्पिरिट एरियल रेस्क्यूड फ्रॉम साइकोरेक्स द डिजीज्ड विच टू कंट्रोल कैलिबन साइकोरेक्सन। इसमें जो प्रॉस्पेरो हैं उनके पास कुछ मैजिकल पावर है। इन्होंने एरियल को रेस्क्यू किया है साइकोरेक्स से। कैलिबन रिजेंट प्रॉस्पेरो टू टेक ओवर हिज आइलैंड। जो ये रिमोट आइलैंड है वो कैलिबन का था। कैलिबन से ही प्रॉस्पेरो ने ले लिया था और उन्होंने कैलिबन को अपने वश में कर दिया था। लेकिन प्रॉस्पेरो कहते हैं कि उन्होंने कैलिबन से राज्य नहीं लिया है, अपितु कैलिबन को उन्होंने सभ्य बनाया है। कैलिबन रिजेंट प्रॉस्पेरो टू टेक ओवर हिज आइलैंड बट प्रॉस्पेरो सेज दैट ही टॉट कैलिबन civilization. Finally, Prospero was the leading figure to bring Tempest, to bring Alonso and others into the island to take revenge, to seek justice. फाइनली क्या है कि जैसे प्रॉस्पेरो को राज्य से निकाल दिया गया था, उससे और उनकी बेटी को एक सी में छोड़ दिया गया था, वैसे ही फिर प्रॉस्पेरो क्या करते हैं, वो एक तूफान लाते हैं। इसका मकसद है अलोंसो और उनके साथ जो अन्य है उन्हें उस आइलैंड में लाना है और बदला लेना है और न्याय दिलाना है खुद को। मिरांडा फॉल्स एस्लीप। मिरांडा तो सो जाती है। फर्डिनेंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्वाइवर्स। कि जो जब तूफान आता है एरियल क्या करता है, एरियल फर्डिनेंड को, जितने कर वो सभी थे उस शिपरेक की स्थिति में, इसमें से उनमें से फर्डिनेंड को वो अलग कर देते हैं। जितने कर भी सभी बच्चे उनसे फर्डिनेंड अलग हो जाता है। मिरांडा सीज फर्डिनेंड। मिरांडा फर्डिनेंड को देखती है एंड फॉल इन लव विद फर्डिनेंड, और वो फर्डिनेंड के प्यार में फंस जाती है। प्रोस्पेरो टेस्ट फर्डिनेंड। प्रोस्पेरो जब देखता है मिरांडा और फर्डिनेंड को तो प्रोस्पेरो क्या करता है कि एक बार मैं टेस्ट तो करूँ फर्डिनेंड को कि क्या ये इसके काबिल है, अपनी बेटी के काबिल है या नहीं। अलोंसो, सेबेस्टियन एंड अदर वॉक अबाउट आइलैंड। जो अलोंसो है, सेबेस्टियन और अदर्स जो हैं वो आइलैंड की ओर आते हैं। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन प्लॉट टू किल अलोंसो। एंटोनियो और सेबेस्टियन क्या करते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं कि अलोंसो को मार दिया जाए। Caliban decide they might have helped him through Prospero out from the island, invite them to kill Prospero। यहाँ पर फिर से प्रोस्पेरो को मारने के लिए भी षड्यंत्र शुरू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमिक सीन भी है, कॉमेडी सब प्लॉट भी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि प्रोस्पेरो को इन सब चीज़ों का पता लग जाता है, लेकिन फिर भी क्या करता है प्रोस्पेरो, कैलिबन, ट्रिनकिलो और स्टीफिनो को क्या कर देता है, फिर भी माफ़ कर देता है। बेशक उन्होंने प्रोस्पेरो को मारने की जो प्लान बनाई थी कैलिबन ने, ट्रिनकिलो ने और स्टीफेनो ने, लेकिन प्रोस्पेरो को पता होने के बावजूद भी वो उनको माफ़ कर देता है। रिजोल्यूशन, फॉरगिवनेस एंड रिस्टोरेशन। प्रोस्पेरो मीट अलोंसो। जब वो सभी वहाँ पे आए होते हैं, हु बिलीव्स हिज सन फर्डिनेंड इज डाइड। प्रोस्पेरो renounces his magical arts, break his staff, drown his book of magic. This is symbolic to letting go of the powers and illusion
returning to natural society. Prospero implores the audience to forgive him. यही एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति है कि जब प्रॉस्पेरो से अलोंसो मिलता है, वो अलोंसो तो सोचता है कि उनका बेटा फर्डिनेंड मर चुका है, लेकिन प्रॉस्पेरो फिर अपने मैजिकल आर्ट्स को रिनाउंस कर देता है और अपने बुक्स को भी ड्रॉन कर देता है। और ये सिंबल है क्या, सिंबल कैसा है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मान लो किसी ने हमारे साथ मेरे साथ बुरा किया और वो आदमी मेरे सामने है, अगर मैं चाहूँ तो उनको सज़ा दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिकल पावर है, मैं मार भी सकता हूँ कोई भी चीज़ें। मीन्स टू से प्रॉस्पेरो के पास ये पावर है, हर चीज़ उसके पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो दूसरा रास्ता अपनाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्षमा करना कितना बड़ा कृत्य है। इतनी एक राज्य से ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी वो क्षमा कर देते हैं। इससे प्रॉस्पेरो क्या करता है, ऑडियंस में भी वो बहुत ही वाहवाही बटोरता है कि उन्होंने जो है क्षमा कर दिया। किसको, जिन्होंने कि राज्य से ही उन्हें खदेड़ दिया था। इफ वी विल टॉक अबाउट द की थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन, power, usurpation, and legitimacy. Unjust overthrow of Prospero by Antonio, his brother, with Alonso help, Antonio and Sebastian's treachery. Prospero magic reclaims what is rightly his. मतलब कहने का क्या है कि अनजस्ट था प्रोस्पेरो को राज्यों से निकालना, उसके बाद एंटोनियो और सेबेस्टियन ने फिर से धोखाधड़ी की, फिर भी जो प्रोस्पेरो का जो मैजिक है ये बताता है कि उसके लिए सही क्या है। आइडिया ऑफ रूल ओवर अदर, कि जो दूसरों के ऊपर शासन करना, पर करना किस तरह से है जिससे दूसरा भी खुशी हो और खुद भी खुश रहे। Metaphysical reading also, again very important. Metaphysical we have already discussed with the Johan Dunn, and when I have discussed metaphysical poetry, I also explain very minutely that metaphysical means beyond the physic. Physic in general means शक्ति, सत्ता, पैसा, माया, यही हमारी शक्ति है। लेकिन इसके बियॉन्ड जब आदमी सोचना शुरू कर देता है, इट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ प्रोस्पेरो हेयर, it was the greatness of Prospero here that Prospero even control over spirit, nature and humans. बेशक वो सभी को, स्पिरिट को, नेचर को, ह्यूमंस तक को वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, और उन्होंने किया जो उनकी जादू शक्ति से हुआ। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने माफ़ी की है, इट्स रियली वन काइंड ऑफ ग्रेट काइंडनेस। नाउ नेक्स्ट इज मैजिक, इल्यूजन एंड रियलिटी। ये इसके जो जो ये प्ले हैं, ड्रामा है, इसके थीम है ये मैजिक, इल्यूजन एंड रियलिटी। मैजिक इज सेंट्रल, वो तो प्रोस्पेरो के कैरेक्टर से क्लियर है। मैनी इवेंट्स बाय इल्यूजन, जो ये हमारी जो मिरांडा सो रही हैं ये इल्यूजन ही है, और जो इनकी जो ट्रीचरी करते हैं इनके खिलाफ करते हैं, प्रोस्पेरो के खिलाफ, लेकिन उसका पता लग जाता है, ये सब एक इल्यूजन के ही पार्ट हैं। द टेम्पेस्ट, द विजन ऑफ मास्क, प्रोस्पेरो रिनंसिएशन एट लास्ट सजेस्ट दैट द इल्यूजन हैज़ इट्स लिमिट्स and that returning to human society with its responsibility requires giving up some of that power. very important। बेशक मैजिक यहाँ पर सेंटर है, लेकिन फाइनली अगर हम लोग देखें कि वास्तव में ये जो शोहरत, पावर, इल्यूज़न, ये थोड़े से लिमिट तक के हैं, और फाइनली हमें वापस में फिर मानव समाज में ही आना पड़ेगा। हमारे जो दायित्व है हमें उनका निर्वहन करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ कुछ सत्ता हमें छोड़नी पड़ेगी, कुछ सत्ता इस चीज़ के लिए हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हमने ह्यूमन सोसाइटी में रहना है। देन फॉरगिवनेस एंड रिवेंज, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि बदला तो लेना चाहते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, इसको फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया सब कोई। Initially, Prospero seems bent on revenge, bringing enemy to suffer, allowing plots against him to be discovered, causing them fear and remorse. But ultimately, he forgive all, lead to reconciliation. कि वास्तव में क्या था, अगर हम यहीं
हमारा जो फाइनल जो इसेंस है टेम्पेस्ट का वो यहाँ क्लियर होता है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें नतीजा भी वही मिलेगा। और प्रॉस्पेरो को उन्होंने निकाला और कहाँ रख दिया, समुद्र के किनारे उन दोनों को छोड़ दिया, प्रॉस्पेरो और उनकी बेटी को। और फाइनली जब उन्होंने मैजिक से, प्रॉस्पेरो ने मैजिक से क्या क्लियर किया कि मैं कम से कम उनको क्लियर करवाऊं कि सफरिंग क्या होती है, ये जब शत्रु को सफ़र कैसे होते हैं, एक प्लॉट डिस्कवर किया कि डर, भय ये क्या चीज़ होते हैं। बेशक उन्होंने फाइनली उनको माफ़ कर दिया, लेकिन इनिशियली उनको एनालाइज करवाया कि एक किसी को उसके राज्य से बाहर निकालना कितना, उसको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉलोनाइजेशन, नेचर एंड द अदर। ये जो कॉलोनाइजेशन की बात की जाए, उपनिवेशवाद की अगर बात की जाए तो उपनिवेशवाद का मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि भारत भी कुछ समय तक ब्रिटिश का उपनिवेशवाद रहा, उपनिवेश रहा। इसमें कहीं ना कहीं जो नेचुरल पुश है, जो शासक होता है उसका शासित पर थोड़ा सा शोषण का एक एटीट्यूड रहता है। मैं यहाँ पर किसी चीज़ को बुरा या अच्छा यहाँ नहीं कहना चाहूँगा कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की, जब हम डिस्कस करते हैं कि उपनिवेशवाद में हमारे पास जो ब्रिटिश का उपनिवेश रहा इंडिया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का उस वक्त भारत के ऊपर ज़्यादा दबदबा रहा। चाहे यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की जाए, चाहे यहाँ पे कंप्लीटली जो रेवेन्यू सिस्टम की बात की, कंप्लीट कंट्रोल क्या होता है कि शासक का होता है। नेक्स्ट है लव, मैरिज एंड इनहेरिटेंस। इसके जो प्ले हैं इसमें रिलेशन बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरांडा, partially romantic, partially political. Their marriage helped resolve Nepal and Milan issue. Next, freedom and enslavement is also one of the major theme. Ariel desires freedom. Caliban resents servitude. The play asks what does freedom mean, what responsibility comes with it? Does the pursuit of power undermine true freedom? फ्रीडम की अगर यहाँ बात करूँ मैं, तो प्रॉस्पेरो के जो ब्रदर ने जैसे ही प्रॉस्पेरो को धोखे से बाहर निकाला, देश से निकाला, तो यही एक फ्रीडम और इंस्लेवमेंट में इसका भी एक एग्जांपल आता है। वो अगर प्रॉस्पेरो से फ्रीडम चाहते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें रियल मीनिंग पता था कि फ्रीडम का असली अर्थ क्या है, इसके साथ कितनी जिम्मेवारी आती है, तो मतलब क्या हम उस काम को करने के लिए दक्ष भी है। बेशक हम राजा बनना चाहते हैं, सभी राजा बनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी दक्षता को भी चेक करना होगा कि क्या मैं उस कार्य के लिए दक्ष हूँ। देन आर्ट, थिएटर एंड ऑथरशिप, शेक्सपियर्स मेडिएशन ऑन थिएटरिक itself. Then structure, style and dramatic feature. Three main unity, that is also called three unity of the play, that is time, place and action. Unity of place and limited time frame. It's the imaginative, dreamy Shakespeare mixing tone, comedy, drunken Stefano, romance, moral drama, forgiveness, fantasy, political and intrigue. If we will talk about the critical interpretation of this particular play, it's a really Prospero's morality, no need to discuss. Prospero के बारे में तो मैंने बहुत सारा कह दिया कि कितना मॉरल थे वो। कॉलोनियल रीडिंग, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कॉलोनियल रीडिंग। फेमिनिस्ट रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फिर से मैंने पहले भी अपने इसमें एक लेक्चर में जिक्र किया था कि कितना अच्छा तरीके से लिटरेचर, जब साहित्य, जब समाज का दर्पण होता है ना, कितने अच्छे तरीके से लिखा जाता है। फेमिनिस्ट रीडिंग की जब हम बात करें, फेमिनिस्ट रीडिंग का मतलब है कि जो फीमेल के बारे में डिस्कस करना। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि समाज में महिलाओं के लिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी में हल्का सा उन्हें कम तवज्जो मिलती है। एंड सेम स्टोरी यहाँ पर, एक तो अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो 10 में से सिर्फ एक कैरेक्टर है फीमेल का, दैट इज़ मिरांडा। बट मिरांडा का कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन इस तरह से एक पोर्ट्रेल किया गया है कि वो
कुछ भी नहीं जानती है, बिल्कुल कुछ नहीं जानती है। वो बैठी हैं जो अपने पिताजी के साथ और लोनली, सिर्फ़ जब उनकी शादी होती है फर्डिनेंड के साथ, तो फर्डिनेंड उनके प्यार में आते हैं। तो एक महिला की स्थिति यहाँ कितने ज़बरदस्त तरीके से एक आइसोलेटेड लेडी के रूप में की है। तो ये फेमिनिस्ट रीडिंग यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंट है कि इतने कैरेक्टर में से सिर्फ़ एक कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है, और वो भी है बिल्कुल गुमनाम। ना जानती है, ना उनका रेफ़रेंस है। सो द फेमिनिस्ट रीडिंग वाज़ ऑल्सो अ ग्रेट इंटरप्रिटेशन इन द प्ले। द प्ले एज़ शेक्सपियर फेयरवेल, ये तो मैंने पहले ही कहा। एम्बिग्विटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रियली एम्बिग्विटी और कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए, तो अगर इसकी जो टाइटल है द टेम्पेस्ट, इससे तो हम लोग एक ज्योग्राफिकल जो बेंट है हमारी थिंकिंग का, उसकी ओर जाते हैं। लेकिन जब हम मेटाफिजिकल बेंट और इसका जो साइकोलॉजिकल बेंट देखते हैं, तो फाइनली देयर इज़ अ ग्रेट डेप्थ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू elaborate दिस इन इजी लैंग्वेज। इफ़ यू फील कि ये आपको अच्छा लगे, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।